हेलो स्टूडेंट, दिस इज एन के BKS करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, जो हमारा पार्ट 2 है। ठीक है, भाग 2 है हमारा। पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं पहले से। आज हम पढ़ेंगे इसका पार्ट 2। ठीक है, तो पार्ट 1 से मेरा कुछ क्वेश्चन है, उसका आंसर आप सभी को देना है कमेंट बॉक्स में। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि इकोलॉजी, ठीक, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया और कब। ठीक, सेकंड क्वेश्चन है मेरा कि इकोलॉजी जो है उसमें इको और लोगस इन दोनों का हिंदी में अर्थ क्या है। ठीक, यह है दूसरा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है कि द्वितीयक पोषक स्तर में कौन से जीवधारी आते हैं। ठीक, यह हो गए 3 क्वेश्चन। इनका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक, तो हम स्टार्ट कर दें हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। ठीक है, तो हमने पिछले क्लास में पढ़ चुका था, क्या क्या पढ़ चुके थे हम लोग। पहला पढ़ चुके थे कि पारिस्थितिकी या पारितंत्र। ठीक, ये पहला टॉपिक था। दूसरा टॉपिक था हमारा पोषक स्तर। ठीक, जिसमें हम लोग क्या देखे थे, प्राथमिक पोषक स्तर, द्वितीयक पोषक स्तर और तृतीयक पोषक स्तर। ठीक, और अब घटक देखे थे। अब हमारा इस चैप्टर में तीसरा टॉपिक है हमारा पारिस्थितिक पिरामिड। क्या हमारा टॉपिक क्या है, पारिस्थितिक पिरामिड। तो देखते हैं पारिस्थितिक पिरामिड को। पारिस्थितिक पिरामिड। ठीक, पिरामिड सुना हो कि नहीं सुना हो? सुने होंगे इजिप्ट का पिरामिड, जो अनोखा है, अद्भुत है और 7 अजूबों में एक अजूबा वो भी है पिरामिड। ठीक है, इजिप्ट का। तो हमें वो पिरामिड, हमें पत्थर नहीं बनाना है इसमें। ठीक है, हमें लेना है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। हमें जीव लेंगे, जीवों के आधार पर जो पिरामिड बनेगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, पारिस्थितिक पिरामिड कहेंगे। और जो पिरामिड बनेगा वो किनके आधार पर बनेगा, खाद्य श्रृंखला के आधार पर बनेगा। ठीक है, खाने व खाए जाने वाले, ठीक है, खाने व खाए जाने वाले जो संख्या है जीवों के, और क्या उनके जीव भार, ठीक है, जैव भार और ऊर्जा। ठीक, इन सभी के आधार पर हम क्या बनाएंगे, पिरामिड। इसी को कहेंगे हम लोग पारिस्थितिक पिरामिड। तो इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे हम। ठीक है, तो पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला के खाने व खाए जाने वाले प्राणियों की संख्या, जैव भार तथा ऊर्जा को पिरामिड के रूप में दर्शाया जाता है, जिसे पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। इतना क्लियर है। तो हम पारिस्थितिक पिरामिड को किन किन आधार पर लेंगे, हमारा प्राणियों की संख्या, जैव भार तथा ऊर्जा, इन तीनों के आधार पर लेंगे, तब हमारा बनेगा पारिस्थितिक पिरामिड। ठीक है, क्या बनेगा हमारा पारिस्थितिक पिरामिड। और देखो, जो हमारा पारिस्थितिक पिरामिड है वो कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, और तीनों हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन तीनों को पढ़ना है, जरूरी है। तो किन किन, यहाँ पे देखिए कि संख्या के आधार पर, जैव भार के आधार पर और ऊर्जा के आधार पर। तो पहला हमारा जो पिरामिड का प्रकार है पारिस्थितिक पिरामिड में, वो है संख्या का पिरामिड। वो क्या है, संख्या का पिरामिड, वो है हमारा संख्या का पिरामिड। क्लियर इतना। उसके बाद हमारा क्या है, दूसरा जैव भार या जीव भार, दोनों का अर्थ एक ही है। ठीक है, जैव भार का पिरामिड। क्लियर, जैव भार का पिरामिड। तीसरा हमारा क्या है, ऊर्जा। तीसरा है हमारा ऊर्जा का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड। ठीक, इतना क्लियर। ठीक, तो यदि हम पिरामिड बना रहे हैं या बन रहा है, यदि संख्या के आधार पर बन रहा है वो पिरामिड, तो क्या कहलाएगा, संख्या का पिरामिड।
और यदि वो जीव भार के आधार पर बना है पिरामिड तो जरा भार का पिरामिड कहलाएगा। और उन सभी प्राणियों के ऊर्जा स्तर के आधार पर बना है पिरामिड तो कौन सा पिरामिड कहलाएगा? ऊर्जा का पिरामिड। ठीक, क्लियर है इतना? तो हम पढ़ेंगे पहला संख्या का पिरामिड। कौन सा देखेंगे? संख्या का पिरामिड। नोट्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं आप लोग? बनाइए, जरूरी है। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र में जीवों के संख्या के आधार पर उन्हें घटते क्रम में लिखने पर जो पिरामिड प्राप्त होता है जीव संख्या का पिरामिड कहलाता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखें? सॉरी, संख्या का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो संख्या का बात कैसे करेंगे? जैसे अगर हम लोग देखेंगे उत्पादक और उपभोक्ता और अपघटक की बात करेंगे तो उत्पादक हमेशा ज्यादा रहते कि नहीं रहते हैं? जंगल में चले जाओ, वहां पर पेड़ ही पेड़ है कि नहीं है वहां पेड़, तो पेड़ सभी क्या है? हमारा उत्पादक है। और उसको ग्रहण करना, हिरण हो गया, खरगोश हो गया, ठीक, वहां जंगली गाय हो गया, भैंस हो गया, वो सब क्या है? वो सब उपभोक्ता है कि नहीं है? तो यहाँ पे उत्पादक ज्यादा है और उपभोक्ता कम। और उन उपभोक्ता को खाने वाले द्वितीयक मांसाहारी, ठीक है, तृतीयक पोषक स्तर पढ़े थे ना, उसमें कौन आए थे? मांसाहारी जीव। तो उन जो उत्पादक है, उपभोक्ता है, सॉरी, प्राथमिक उपभोक्ता है, उनको खाएंगे द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक है, तृतीयक उपभोक्ता। तो उनकी संख्या कमी होगी कि नहीं होगी? मतलब उत्पादक ज्यादा रहेंगे और उनसे कम कौन रहेंगे? प्राथमिक उपभोक्ता। और उनसे कम कौन रहेंगे? द्वितीयक, उसके तृतीयक। इतना क्लियर है कि नहीं है? चलो, अगर हम लोग देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं कि उत्पादक में जैसे ले लेते हैं हम लोग घास की संख्या बहुत ज्यादा होती कि नहीं होती है? घास, ये हो गया हमारा घास। ठीक, ये घास को कौन खाएगा? या खाएगी बकरी, ठीक, या गाय। ठीक, इन बकरी या गाय को, जंगली गाय ना, ठीक, इनको कौन खाएगा? जैसे कि लोमड़ी। और लोमड़ी को कौन खाएगा? शेर। कौन खाएगा? शेर। ठीक, तो यहाँ पे देखो घास की संख्या तो बहुत सारी की, मान लो यहाँ पर हो गया 10,000, ठीक, 10,000, ठीक, या इसकी संख्या है 500, ठीक, और इसकी संख्या कितनी है? मान लो कि 100, ठीक, इसकी संख्या है मान लो कि 50। तो देखो जो उत्पादक उनकी संख्या क्या है? सबसे अधिक, और उनसे कम प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता, उसके बाद लास्ट टर्म हमारा, क्या है हमारा? तृतीयक उपभोक्ता। इतना क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? ठीक, एकदम सिंपल है कि हम लोग जीव संख्या के आधार पर जब देखेंगे जीव संख्या का पिरामिड में, तो जो उत्पादक की संख्या वो क्या रहेगा? हमेशा अधिक रहेगा। उसके बाद जो प्राथमिक उपभोक्ता है, द्वितीयक उपभोक्ता है और तृतीयक उपभोक्ता है, उनकी संख्या कम होती जाएगी। तो ये हमारा एक पिरामिड प्राप्त होगा इसके आधार पर। ठीक है, क्या प्राप्त होगा? पिरामिड। दिखाई दे रहा है? ये पिरामिड, ठीक, ये पिरामिड। तो इस पिरामिड क्या है? ये पिरामिड क्या है हमारा? जीव संख्या का पिरामिड। ठीक, जीव संख्या का पिरामिड। इतना क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? चलो, तो ये हमारा हो गया क्या? जीव संख्या का पिरामिड, जिसमें हम लोग जो जीव संख्या है उन संख्याओं को किस क्रम में लिखें?
घटते क्रम में लिखेंगे तभी हमें पिरामिड प्राप्त होगा। देखो घटते क्रम जिसमें जो बड़ा है उसको पहले, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। इतना क्लियर है कि नहीं है? ये हो गया हमारा जीव संख्या का पिरामिड। ठीक, अब आते हैं हमारा जीव भार का पिरामिड। लेकिन हाँ सॉरी, एक चीज और बताना इसमें कि इसमें अपवाद भी है। क्या है हमारा? अपवाद भी है भैया, अपवाद है इसमें। ठीक है, जैसे केमिस्ट्री में रहेगा, अभी 11th में जब आओगे ना आप लोग तब पढ़ोगे अपवाद। तो इसमें अपवाद है। क्या अपवाद है? कि जो हमारा जीव संख्या का पिरामिड है वो ऐसा हमेशा नहीं बनेगा। ठीक है, वो कभी क्या हो जाता है कि यदि हम लोग एक पेड़ का बात करें, इसका बात करें, एक पेड़ का बात कर लेते हैं। ठीक है, एक पेड़ ले लेते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा एक पेड़। ये कौन सा पेड़ हो गया? मान लीजिए ये हो गया हमारा बरगद का पेड़। ठीक, ये हो गया हमारा बरगद का पेड़। ठीक, इस बरगद के पेड़ में इसका तो हो गया, चलो ठीक, ये हो गया एक बरगद का पेड़, एक बरगद का पेड़। ठीक, इस एक बरगद के पेड़ में कितने सारे इंसेक्ट रहते हैं, कीड़े रहेंगे? बहुत सारे हो सकते कि नहीं हो सकते? छोटे छोटे जो यहाँ पे वास करते हैं। मान लो कि यहाँ पे हो गया इसका संख्या है कीड़ों का 10,000। ठीक, हो सकते हैं भैया बरगद का पेड़ बहुत बड़ा होता है तो वहाँ छोटे छोटे कीड़े कितने हैं? वहाँ पे 10,000। और इन 10,000 कीड़ों को खाने वाले वहाँ पे शायद छोटे छोटे मेढक भी होंगे। पेड़ में मेढक होते हैं ना, तो मान लो कि जब उन मेढक की संख्या है 500, है कि नहीं है? और इन मेढक को खाने वाले वहाँ चिड़िया होंगे। चिड़िया मान लिया वहाँ पे है 100। कितना है? 100। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग इसका अगर हम बनाएंगे क्या? पिरामिड। इसका पिरामिड बनाएंगे तो कैसे बनेगा? ये हो गया हमारा पेड़, एक पेड़, उसके बाद 10,000, ये 10,000, क्योंकि संख्या ज्यादा है ना तो लंबाई ज्यादा लेंगे। उसके बाद क्या है हमारा? छोटे छोटे क्या है यहाँ? मेढक है। ठीक, मेढक है और उन मेढक को खाने वाला चिड़िया। ठीक, तो ये हो गया हमारा चिड़िया। ठीक, देखो यहाँ पे ये हमारा बरगद का पेड़ और ये हो गया हमारे इंसेक्ट कीड़े। ठीक, जो कितना है? 10,000। ये हमारा बरगद का पेड़ एक ही है। और यहाँ पे क्या है? मेढक। इन मेढक कीड़े को खाने वाले मेढक, इनकी संख्या कितनी है? 500। और इन मेढक को खाने वाले कौन है? चिड़िया। और चिड़िया की संख्या कितना? 100। तो देखो यहाँ पे जो जीव संख्या का पिरामिड जो है वो क्या हो गया हमारा? गलत हुआ कि नहीं हुआ? घटते क्रम में लिखते हैं, जो बड़ा है उनकी संख्या पहले, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। लेकिन यहाँ पे देखो बरगद का जो वृक्ष है वो एक ही है कि नहीं है? एक हो गया। और यहाँ पे कीड़ों की संख्या कितना हो गया? 10,000, मेढक 500, चिड़िया 100। तो ये बना क्या? तो ये है हमारा अपवाद कि जो जीव संख्या का पिरामिड है वो हमेशा सीधा नहीं बनता। जो जीव संख्या का पिरामिड है वो हमेशा सीधा नहीं बनता। ये केस है ना, अगर हम लोग एक पेड़ का बात करें, अगर बहुत सारे पेड़ का बात करेंगे तो वहां पे तो सीधा ही बनेगा पिरामिड। ठीक है, यहाँ पे सीधा बनेगा क्या? बना के देख लो, यहाँ पे सीधा बनेगा? नहीं बनेगा। कि यहाँ से यहाँ पे डाइवर्ट हो जाएगा ना, यहाँ ऐसे मुड़ जाएगा, तो ये नहीं बनेगा। तो ये हमारा अपवाद है। ठीक, इतना क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है। ठीक, और आप रिवीजन करें, जरूरी है रिवीजन करना और नोट्स बनाना, साथ साथ बनाते रहिए नोट्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जीव संख्या का पिरामिड। अब आते हैं हम लोग जीव भार का पिरामिड। कौन सा? जीव भार का पिरामिड। ठीक, अगर बहुत सारे पेड़ लेंगे हम लोग, बहुत सारे पेड़ों की संख्या लेंगे तो वहां पे जो बनेगा हमारा पिरामिड, जीव संख्या का पिरामिड सीधा बनेगा। अगर हम केवल एक ही पेड़ का बात करेंगे तो वहां पे पिरामिड सीधा नहीं बनेगा। ठीक है, तो हमारा था एक अपवाद था। अब यहाँ पे आते हैं जीव भार का पिरामिड। तो पारिस्थितिक तंत्र से जो पिछले बार अभी बनाया था ना, अभी डेफिनेशन जीव संख्या का सेम वैसे ही बनाना है कि पारिस्थितिक तंत्र में जीवों के भार, देखो वहां पे संख्या था, यहाँ पे क्या है? भार है। क्या है? भार। तो पारिस्थितिक तंत्र में जीवों के भार के आधार पर उन्हें घटते क्रम में
लिखने पर, घटते क्रम में लिखने पर पिरामिड प्राप्त होता है, जिसे पिरामिड प्राप्त होता है, जिसे क्या कहेंगे, जीव भार का पिरामिड। क्योंकि हम लोग किसको लिया है, भार को लिया है, तो क्या कहेंगे, जिसे जीव भार का पिरामिड कहते हैं, जिसे जीव भार का पिरामिड कहते हैं। ठीक, कहते हैं। इतना क्लियर है कि यहाँ पे किसके आधार पर लिए हम लोग, भार के आधार पर। किसके आधार पर, भार के आधार पर, इसलिए इसे क्या कहे हैं, जीव भार का पिरामिड। उत्पादक को चाहे प्राथमिक हो या प्राथमिक पोषक स्तर, द्वितीयक पोषक स्तर और तृतीयक पोषक स्तर, इतना देखें हम लोग। तो प्राथमिक जो पोषक स्तर रहेगा, मतलब कि उत्पादक, वो भार भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। घटते क्रम में लिखेंगे ना, ज्यादा भार वाले को पहले, फिर उससे कम भार, फिर उससे कम भार वाले को लिखेंगे। ठीक, तो पहले देखते हैं, एक पेड़ का देख लेते हैं हम। पेड़ का देखेंगे, ठीक, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक, एक पेड़, ठीक, पेड़ ले लेते हैं, वृक्ष। उस पेड़ के जीव भार, मतलब भार ज्यादा रहेगा नहीं रहेगा, और उस पेड़ को खाने वाले हिरण, हिरण ले लो, हिरण, ठीक, हिरण, हिरण का भार क्या रहेगा, पेड़ से कम रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। ठीक, तो ये हिरण हो गया, हिरण या खरगोश ले सकता हूँ, खरगोश, खरगोश। ठीक, क्लियर। अब इन खरगोश को खाने वाला कौन, लोमड़ी, कौन, लोमड़ी। और लोमड़ी को खाने वाला कौन, शेर, है कि नहीं है, शेर है। ठीक, तो यहाँ पे पेड़ का भार ज्यादा है कि नहीं है, जैसे कि ले सकते हैं यहाँ पे, और कि पेड़ का भार है 1000 किलोग्राम, और यहाँ पे हिरण और खरगोश है, हिरण का लगभग कितना रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा, मान लो कि जाए वो लगभग 50 केजी, ठीक, लगभग। ठीक, और इसका लेते हैं लोमड़ी का, लोमड़ी का भी लेते हैं समथिंग वही हिरण से कम रहेगा, उसका तो मान लो कि वो रहेगा 40 केजी, ठीक, मैक्सिमम। देख ले रहे कि नहीं है। शेर का ले लेते हैं, शेर का समथिंग रहेगा, वैसे तो इतना नहीं रहेगा, मैं कम ही ले रहा हूँ, ठीक है, डिजिट को ज्यादा रहेगा, इससे ज्यादा रहेगा। देखिए यहाँ पे इसका हो सकता है 60 केजी हो सकते हैं, यहाँ पे इसका हो सकता है 50 केजी हो सकता है, और इससे भी ज्यादा हो सकता है, यहाँ पे 40 केजी। ठीक, इससे वैसे तो ज्यादा रहता है, लेकिन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ आप सभी को समझाने के लिए कि डिजिट है जो है इतना हो सकता है। इतना क्लियर है कि नहीं है क्लियर। ठीक, तो यह बन गया हमारा जीव भार का, कि जो भार है यहाँ पे ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम। और यहाँ पे देखो कि पिरामिड क्या बन रहा है, सीधा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है सीधा। लेकिन यहाँ भी क्या है, यहाँ पे भी हमारा अपवाद आएगा। कैसे अपवाद आएगा, देखो अपवाद, यहाँ भी अपवाद भी है, ये भी सीधा नहीं बनता पिरामिड। कैसे, अगर हम लोग भार का बात करें और समुद्र जीवों का बात करें, समुद्री जीव का, तो समुद्र में समुद्री जीव, ठीक, तो समुद्री जीव में छोटे छोटे वहां पे प्लांट पाए, छोटे छोटे प्लांट पाए जाते हैं। वो प्लांट क्या करते हैं, कि समुद्र की बात करें, समुद्र में क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव, मतलब सूक्ष्म तो नहीं रहते, बहुत ज्यादा छोटे जीव पाए जाते हैं, छोटे जीव। वो छोटे जीव क्या करते हैं, जैसे कि वो 100 केजी का है, ठीक है, कितने केजी का है वो, 100 केजी का, और ये 100 केजी का है, लेकिन ये कितने बनाते हैं, ये अपने जैसे उत्पादक ये बना लेते हैं 500 केजी का, ठीक है, कितने केजी का, 500 केजी का। तो ये 100 केजी का है और 500 केजी अपने उत्पादक बना रहे हैं, उत्पादक, ठीक है। तो कितना हो गया टोटल, 600 केजी हुआ कि नहीं हुआ, 600 केजी हुआ। लेकिन इन छोटे बड़े जीव जो इन 600 जो केजी है, 600 केजी है, उन सभी को एक साथ ही खा लेते हैं, इन 600 केजी को, ठीक है। जस्ट जब ये तुरंत बनाते हैं 100 केजी 500 केजी उत्पादक, तो तुरंत ये बड़े जीव इन्हें खा लेते हैं। तो ये 500 केजी रहा क्या इनके पास, नहीं रहा, कितना रहा, सिर्फ 100 केजी रहा, ठीक है। और ये 500 केजी बना था वो इन्होंने ग्रहण कर लिया, तो इनका जो समथिंग है किलोग्राम कितना बढ़ गया, 1000 किलोग्राम, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ गया। इसके बाद कुछ नहीं है ना, ये 500 केजी जो बनाए थे उत्पादक, उन सभी को जस्ट बनाते ही कौन खा लिए, बड़े जीव। तो बचा क्या यहाँ पे, बचा क्या, 100 केजी। तो इसका अगर हम लोग बनाएंगे पिरामिड, तो यहाँ पे ये हो गया कम वाले 100 केजी, 100 केजी बस है कि नहीं है,
है, और उन बड़े छोटे जीव को बड़े जीव जो खा रहे हैं उनके पास क्या है 1000 केजी। तो देखो यहाँ पे भार अगर हम देखेंगे जीव भार का पिरामिड, तो जीव भार में पहले किसको लिखते हैं जिनका भार ज्यादा है उसका उससे कम भार वाले को। लेकिन यहाँ पे समुद्र में जब देखेंगे तो यहाँ पे छोटे जो जीव है समुद्री जीव, ठीक है, छोटे पौधे उत्पादक, उनके किलोग्राम मतलब भार क्या है कम है, और इसे ग्रहण करने वाले इसे खाने वाले जो उपभोक्ता उनका जो भार है इससे ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है? तो क्या है हमारा पिरामिड सीधा बना? नहीं बना। तो ये भी हमारा सीधा पिरामिड नहीं बनता हमेशा, तो ये भी है अपवाद। इतना क्लियर है कि नहीं है? तो जीव संख्या का पिरामिड और जीव भार का पिरामिड हमेशा सीधा नहीं बनता। क्लियर है कि नहीं है? वो केस कहाँ था जब वो सिर्फ एक पेड़ का बात करेंगे तब वहां पे अपवाद था, और यहाँ पे इसका अपवाद क्या है जीव भार का पिरामिड में समुद्री जीव में। इतना क्लियर? चलो आगे देखते हैं। तो इसको याद रखना कि जीव संख्या का पिरामिड और जीव भार का पिरामिड हमेशा सीधा नहीं बनता और नहीं बनेगा, ठीक है, इसके लिए केस है। ठीक, अब आते हैं हमारा ऊर्जा का पिरामिड। ठीक, किसमें आते हैं? ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड नोट करके लिख लेना कॉपी में अलग से जगह में। क्या लिखना है? लिखना है कि जीव संख्या का पिरामिड और जीव भार का पिरामिड हमेशा सीधा नहीं बनता। ऊर्जा का पिरामिड भैया ये सदैव ही सीधा बनेगा। इसका पिरामिड जो क्या है सदैव ही सीधा बनता है। ठीक, और इसे एक और नाम जाना जाता है, कौन से? 10% का नियम। 10% तो लिख दिया हूं, चलो 10% का नियम। इतना क्लियर है? ठीक, इसे एक और नाम जाना जाता है 10% का नियम। इसमें जो ऊर्जा जो है वो क्या होता है कि उत्पादक से उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता, इन सभी में 10-10% के रूप में आगे बढ़ते जाते हैं। जो हमारा उत्पादक है वो 10% ऊर्जा जो है वो किसको देगा? प्राथमिक उपभोक्ता को, और फिर उनसे जो 10% जो ऊर्जा है वो द्वितीयक उपभोक्ता लेगा, फिर वो द्वितीयक उपभोक्ता 10% ऊर्जा तृतीयक उपभोक्ता लेगा। ठीक है, तो ये 10% करके आगे बढ़ते जाते हैं कंटिन्यू। ठीक है, तो सीधा हमेशा जाएंगे ना, हमेशा ऐसे ही जाता है और जाते ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 10 10 10 10, ठीक, 10% के रूप में ही हमेशा जाएगा और हमेशा ही ये ऊर्जा का पिरामिड क्या बनेगा? सीधा ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पारिस्थितिक तंत्र में क्या लिखेंगे? परिभाषा लिख सकते हैं सिंपल सी कि पारिस्थितिक तंत्र में पारिस्थितिक तंत्र में जीवों के ऊर्जा के आधार पर देखो पारिस्थितिक तंत्र में जीवों के ऊर्जा के आधार पर स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा हमेशा 10% के रूप में जीवों को प्राप्त होती है, जिसे ऊर्जा का पिरामिड कहते हैं। क्लियर है कि नहीं है? एकदम सिंपल, एकदम। पारिस्थितिक तंत्र में जीवों के ऊर्जा के आधार पर स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा हमेशा 10% के रूप में जीवों को प्राप्त होती है, जिसे ऊर्जा का पिरामिड कहते हैं। तो हमेशा जो उत्पादक है अपने प्राथमिक उपभोक्ता को 10% ऊर्जा ही देगा, और वो जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो द्वितीयक उपभोक्ता को 10% ऊर्जा ही देगा, और जो द्वितीयक उपभोक्ता है वो तृतीयक उपभोक्ता को कितना प्रतिशत देगा? हमेशा 10% ऊर्जा ही देगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ऊर्जा का पिरामिड। और ऊर्जा का पिरामिड हमेशा क्या बनेगा? सीधा ही बनेगा। क्या बनेगा? सीधा ही बनेगा। तो यहाँ पे देख लो
उत्पादक, ठीक, ये हो गया हमारा उत्पादक। उत्पादक के बाद कौन आएगा? उत्पादक के बाद आएगा हमारा उपभोक्ता। कौन सा उपभोक्ता? प्राथमिक, प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक। प्राथमिक उपभोक्ता के बाद द्वितीयक, द्वितीयक, द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक। द्वितीयक के बाद क्या आएगा? तृतीयक उपभोक्ता, ठीक, तृतीयक उपभोक्ता। इतना क्लियर है कि नहीं है? जैसे कि यहाँ पे देख लो, मान लो कि जाए यहाँ पे जो उत्पादक है वो यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे 10,000 इसके पास ऊर्जा है, जूल, ठीक है, 10,000 जूल है, तो इसका 10% निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे यहाँ पे? 1,000 जूल, ठीक। वो नहीं होगा इसका 10%, तो 1,000 मिला इसको। अब इसका 10% निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 100 जूल, ठीक। अब इस 100 जूल का 10% निकालेंगे, कितना आएगा? 10 जूल। तो 10% तो 10% है वो उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता में जाएगा, फिर द्वितीयक उपभोक्ता में जाएगा, फिर तृतीयक उपभोक्ता में जाएगा। और ये जो पिरामिड हमें प्राप्त होगा, और ये जो पिरामिड हमें प्राप्त होगा वो हमेशा सीधा ही प्राप्त होगा, ये क्लियर रखना। और इसमें कोई उत्पाद नहीं है, क्योंकि क्यों अपवाद नहीं है इसमें? क्यों अपवाद नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो ऊर्जा का जो विनिमय है एक दूसरे में, वो हमेशा 10% के रूप में होता रहता है विनिमय, कभी भी अलग नहीं होगा। तो हमेशा ही इसका जो पिरामिड बनेगा वो बनेगा सीधा ही बनेगा। इतना क्लियर है कि नहीं है? तो ये हमारा हो गया पारिस्थितिक तंत्र में पिरामिड। तो इनको पूरा नोट्स को बनाना और अच्छे से बनाना और रिवीजन करना, ठीक है। सॉरी, थोड़ा तबीयत खराब है, ठीक। अब आते हैं हमारा कार्बन चक्र में। किसमें आते हैं? कार्बन चक्र। इसको लिख लेना ना, ठीक है, मिटा दे रहा हूं, आप पीछे कर लेना और वीडियो को रोक कर नोट्स बना लेना, ठीक। और कहीं पे अगर डाउट रहेगा तो डाउट को आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे बीकेएस करियर पॉइंट के जो चैनल है उसको अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। हम लोग आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, हर सब्जेक्ट का, ठीक है, और हर चैप्टर का लाते रहेंगे, ठीक। तो आते हैं हमारा कार्बन चक्र। कार्बन चक्र, ठीक, इसमें आते हैं हम लोग कार्बन चक्र। तो हम लोग अब आते हैं कार्बन चक्र। किसमें आते हैं? कार्बन चक्र। देखो, कार्बन चक्र जो है हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कार्बन चक्र, ठीक है। इससे ही हमारा जो उत्पादक है वो उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के बीच में जो परस्पर संबंध है ना वो बना हुआ है, ठीक है, कार्बन चक्र के द्वारा। तो कार्बन चक्र क्या है? वायुमंडल जो कार्बन परमाणु है वो क्या करते हैं? पृथ्वी तक आते हैं और फिर पृथ्वी से पुनः वातावरण में चले जाते हैं, वापस लौट कर चले जाते हैं। इसी को क्या कहते हैं? कार्बन चक्र। तो इसका परिभाषा लिखेंगे, कार्बन चक्र, कार्बन चक्र सॉरी, कार्बन चक्र वह प्रक्रिया, कार्बन चक्र वह प्रक्रिया है जिसमें, कार्बन चक्र वह प्रक्रिया है जिसमें कार्बन परमाणु, जिसमें कार्बन परमाणु वायुमंडल से, जिसमें कार्बन परमाणु वायुमंडल से पृथ्वी तक आते हैं तथा पुनः पृथ्वी से वायुमंडल में चले जाते हैं कार्बन चक्र प्रक्रिया है जिसमें कार्बन परमाणु वायुमंडल से पृथ्वी तक आते हैं तथा पुनः पृथ्वी से वायुमंडल में चले जाते हैं। इस क्रिया को क्या कहेंगे? कार्बन चक्र कहेंगे। इतना क्लियर है कि नहीं है? कार्बन चक्र कहेंगे। अब देखो यहाँ पे आरेख बना लेते हैं इनका, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं हमारा वायुमंडल। तो वायुमंडल में हमारा क्या है?
वायुमंडल में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन है कि नहीं इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक। ये हो गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से कौन ग्रहण करते हैं, हमारे पेड़ पौधे। कौन ग्रहण करते हैं, हमारे पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, ठीक है। कौन ग्रहण करेंगे, इन्हें पेड़ पौधे ग्रहण करेंगे। इतना क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है। ये हो गया हमारा पेड़ पौधे, ठीक है। ये हो गया हमारे पेड़ पौधे। तो मतलब कि ये क्या है, हमारा उत्पादक। कौन है ये, उत्पादक। तो उत्पादक जो है वायुमंडल से क्या ग्रहण करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे सूर्य बना लेते हैं, सन, ठीक। सूर्य के किरण की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा, कौन सी क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, प्रकाश संश्लेषण, ठीक। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो पौधे हैं वो क्या मुक्त करेंगे, ऑक्सीजन। क्या मुक्त करेंगे, ऑक्सीजन। और इन ऑक्सीजन को कौन ग्रहण करेंगे, सभी जीवधारी, सभी जीवधारी, ठीक है, सभी जीवधारी। मनुष्य, सॉरी ये लिख रहे थे, मनुष्य व स्तनधारी, धारी जीव, जीव जंतु। इतना क्लियर, इतना क्लियर है कि नहीं है। अब ये जो मनुष्य व स्तनधारी जीव है ये सब ऑक्सीजन है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ये वातावरण में चला जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। अब यहाँ और हमारा है मृत जीव। अब मनुष्य और जीव है तो मरेंगे कि नहीं मरेंगे, तो मृत जीव व अपघटक, ठीक। ये यहाँ से आएंगे, ठीक। और ये सभी मृत जीव और घटक, ठीक है, ये भी क्या मुक्त करेंगे, ये भी एक दूसरे से बंधे हुए हैं ना, ठीक, जल रहे हैं, ठीक। तो ये सभी क्या मुक्त करेंगे, CO2, ये भी CO2, यहाँ से भी क्या निकलेगा, CO2। तो ये यहाँ से वायुमंडल कहाँ जाएगा, उत्पादक की ओर। और उत्पादक, ठीक, इन कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा किसमें चेंज करेगा, O2 में। और मनुष्य और स्तनधारी जीव इन सभी ऑक्सीजन को लेकर क्या मुक्त करेंगे, CO2, जो कहाँ चला जाएगा, डायरेक्ट वायुमंडल में चले जाएगा। अब ये मनुष्य और जीवधारी जो है स्तनधारी जीव वो मृत हो जाएंगे और अपघटक के साथ क्रिया करके क्या बनाएंगे, CO2 बनाएंगे। और जो कारखाना से निकलने वाले गैस है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड ही है। और दहन से बहुत सारे जो दहन होते हैं, आग जलाते हैं, उनसे क्या निकलता है, CO2। तो ये सभी गैस बाद में कहाँ चले जाते हैं, वापस वायुमंडल में। तो ये जो पूरी क्रिया जो है वो क्या कहलाएगा, हमारा कार्बन चक्र, ठीक। इतना क्लियर है कि नहीं है, कार्बन चक्र, ठीक। तो ये हो गया हमारा कार्बन चक्र। सेकंड लास्ट टॉपिक खत्म। अब हमारा लास्ट टॉपिक है मनुष्यों का हस्तक्षेप। इनके बारे में, इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा और जानकारी देना है, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है, आगे इस। और अभी तक के लिए थैंक यू। और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक के पास शेयर करें। थैंक यू।